अविनाश, आपके पास आते हुए जरा ये बताइए, हर जाति का ख्याल इसमें रखा गया है कि किसको कितनी तवज्जो देनी है। ओबीसी कोटे पर खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि ओबीसी कोटे में से जो 27% हिस्सेदारी है, 27% चेहरे हमें ओबीसी जाति के दिखाई दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बड़ी तवज्जो ओबीसी कोटे को। बिल्कुल, देखिए ज्योति, निश्चित तौर पर और ये सिर्फ एक आकलन है। जहां तक हम लोगों के पास जो जानकारी है ज्योति, उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो चेहरे होंगे इस बार योगी मंत्रिमंडल में वो ओबीसी समाज से आएंगे। उसके बाद जो कोटा होगा वो दलित समाज का होगा, तीसरे नंबर पर ब्राह्मण समाज के लोग होंगे और जो चौथा नंबर होगा उसमें जो तमाम सामान्य जातियाँ होंगी उनको तरजीह दी जाएगी। देखिए, ओबीसी कोटे को इसलिए ज़्यादा तरजीह दी जा रही है क्योंकि अभी हाल में आपने देखा विधानसभा चुनाव में कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जो पूरा इलेक्शन था वो ओबीसी सेंट्रिक हो गया था। और जो एक एक्सपेरिमेंट किया अखिलेश यादव ने, जो पिछड़ी जातियों को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, हालांकि उसमें सफल नहीं हो पाए क्योंकि जो एक ऑरा बना हुआ है समाजवादी पार्टी का, एमवाई का, मुस्लिम यादव का, जो पिछड़ी जातियां थी वो बहुत ज्यादा जोड़ नहीं पाई। हालांकि थोड़ा सा डेंट जरूर हुआ भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक ओबीसी बेस्ड पॉलिटिक्स एक बार फिर से शुरू हुई है उसमें सभी पार्टियों की एक मजबूरी बन गई है कि ओबीसी वर्ग को अपने साथ साधा जाए। और इसके पीछे देखिए एक वजह भी है ज्योति, अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 50% से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो ओबीसी वोटर हैं। उसमें से अगर हम 8 से 10% यादव वोटरों को किनारे कर दें तो तब भी 40% के आसपास ओबीसी समाज के वोटर हैं। तो ओबीसी समाज को साधना हर पार्टी की एक जरूरत है और यही वजह है कि जो जानकारी हम लोगों के पास है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा जो चेहरे होंगे योगी मंत्रिमंडल में वो ओबीसी समाज के होंगे। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो दलित समाज को भी इस बार जो नई कैबिनेट होगी उसमें प्रमुखता दी जाएगी। और आपने देखा कि जिस तरीके से बेबी रानी मौर्य जो कि दलित समाज से आती हैं, इससे पहले उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। इसके अलावा अंजुला माहौर का नाम चल रहा है। असीम अरुण जो कि पूर्व में पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, उनका भी मंत्री बनना बिल्कुल तय माना जा रहा है। देखिए, जो नई कैबिनेट का गठन होना है ज्योति, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि नई कैबिनेट में 2024 में जो चुनाव होना है लोकसभा का, उसकी साफ तौर पर झलक देखने को मिलेगी। क्योंकि इससे पहले अगर हम केंद्रीय कैबिनेट की बात करें तो जिस तरीके से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई थी मोदी मंत्रिमंडल में, कुछ उसी तर्ज पर भी इस मंत्रिमंडल में भी। अविनाश, जरा फटाफट से ये भी बता दीजिए कितने पुराने मंत्री हमें इस मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकते हैं। कुछ नए चेहरों का तो आपने जिक्र किया ही। देखिए ज्योति, सबसे पहले न्यूज नेशन ने ही इस खबर को दिखाया था कि जो नई कैबिनेट का गठन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। वो फॉर्मूला होगा 50-50 का, यानी कि 50% पुराने चेहरे होंगे, पुरानी कैबिनेट से चेहरे होंगे, और 50% जो चेहरे होंगे वो नए चेहरे होंगे। अगर हम पुराने चेहरों की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा तरजीह उन लोगों को दी जाएगी जो कि अनुभव वाले नेता हैं, जो 5, 6, 7 बार विधायक रह चुके हैं। पिछली कैबिनेट में भी वो कद्दावर मंत्री थे। जैसे अगर हम सुरेश खन्ना की बात कर लें, जयप्रताप सिंह की बात कर लें, श्रीकांत शर्मा की बात कर लें, सूर्यप्रताप शाही की बात कर लें, या फिर जो दूसरे बड़े नाम है, तो उनका मंत्री बनना बिल्कुल तय माना जा रहा है। और चूंकि देखिए, जो जब सरकार रिपीट होती है तो सरकार के ऊपर प्रेशर होता है, संगठन का प्रेशर होता है, और साथ में जो परफॉर्मेंस होता है पिछली सरकार का, कि जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस शानदार रहा है, ठीक ठाक रहा, औसत रहा है, उनको रिपीट करना पार्टी की मजबूरी होती है। तो वैसे में भारतीय जनता पार्टी की जो नई सरकार बनने वाली है उसमें 40 से 45 मंत्री बनाए जाने तय हैं, जिसमें से माना जा रहा है कि 20 से 22 जो मंत्री होंगे वो पुरानी कैबिनेट के होंगे और उसी सापेक्ष में जो 20 से 22 मंत्री होंगे वो नए होंगे। तो फॉर्मूला तैयार है, बस थोड़े समय का इंतजार है। चूंकि ठीक है, आप कह रहे हैं कि फॉर्मूला तैयार हो चुका है, बस अब 10 बजे जब चाय पर चर्चा होगी नए मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की, तो देखना होगा कि कौन कौन से चेहरे वहां पहुंचते हैं। और नजर सीएम आवास पर रहने वाली है। अविनाश, हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। मैं सीधे मानवेंद्र का रुख करती हूँ। और देखिए, इस समय हलचल जो है वो बीजेपी मुख्यालय में लखनऊ में बढ़ गई है। मानवेंद्र, ओवर टू यू, दिखाएं क्या चल रहा है। ये देखिए, बीजेपी के कार्यालय में यहाँ पर एक तरह से जीत का जो एक जश्न होता है, जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह देखने को मिल रहा है। और तमाम जो कार्यकर्ता है वो एक गीत भी गा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो जो जिस तरह से जीत के बाद तमाम प्रदेश भर से तमाम कार्यकर्ता संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको मौका मिला है अपनी जीत को सेलिब्रेट करने का। सुनवाइए मानवेंद्र, ये लोग क्या गा रहे हैं। कार्यालय है यहाँ पर, आज का वक्त ऐसा माहौल। जी, क्या गा रही हैं आप लोग? गा के सुनाएंगे? क्या गा रहे हैं, सुनाएंगे गा करके? हम राम को लाए हैं, हम राम को लाएंगे, यूपी में फिर से हम
भगवा फहराए हैं। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। भगवान कृपा कर दो, मथुरा भी सजा देंगे। गाना वही है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, लेकिन एक अलग तरह का उत्सव जैसा माहौल है। और हमने देखा है कि जिस तरह से शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह का उत्सव होता है, उसके बाद अगले दिन जो दुल्हन की विदाई का वक्त होता है, तो जिस तरह का माहौल और उत्सव होता है, तो बीजेपी को जीत के रूप में दुल्हन मिल चुकी है। अब एक तरह से उसकी विदाई का वक्त है, चूंकि शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसी के चलते यहाँ पर इस तरह का जश्न देखने को मिला है। वैसे कहाँ से आप लोग आए हो, किस तरह से इस पूरे आज के दिन को आप लोग जश्न मना? हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की 30 बिलारी विधानसभा से आए हैं। मेरा नाम के गुप्ता है, मंडल अध्यक्ष बिलारी से। खुशी आज के दिन क्या अलग आपको यहाँ पे महसूस? जैसा कि हम लोग अपने जो पर्व मनाते हैं, होली और दिवालियों पे जैसी खुशियाँ होती हैं, वाकई आज योगी जी का जो उत्तर प्रदेश में दोबारा से वो शपथ ले रहे हैं, हमारे लिए उससे बराबर की खुशी है। वो दिवाली तो मनाना। बिल्कुल बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का जश्न का माहौल है, और जो लखनऊ में बीजेपी का कार्यालय है वहां हलचल तेज हो गई है।